तारीख 30 जनवरी 1948। शाम के करीब 4:30 पर एक तांगा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिरला हाउस की ओर बढ़ा। इस तांगे में नाथूराम गोडसे बैठा हुआ था। उसके पास एक बैरेटा पिस्तौल थी जिसमें अभी कुछ समय पहले उसने 7 गोलियां भरी। कुछ समय बाद यह तांगा बिरला हाउस के पीछे शिवाजी की मूर्ति के पास रुका। नाथूराम फुर्ती से तांगे से उतरा और बिरला हाउस की तरफ बढ़ा। बिरला भवन में उन दिनों देश की आजादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी रहा करते थे। थोड़ी देर में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा की शुरुआत होने वाली थी। शाम के करीब 5:15 पर गांधी प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए। नाथूराम गोडसे बिना देरी किए महात्मा गांधी की ओर लपका। आसपास के लोगों को लगा कि कोई नौजवान है जो गांधी का प्रशंसक है और पैर छूने आ रहा है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नाथूराम ने अपनी बंदूक की 3 गोलियों को महात्मा गांधी के शरीर में उतार दिया। गांधी हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। घड़ी में उस समय 5:17 हो रहे थे। तारीख 15 नवंबर 1949। इसी रोज गांधी के हत्यारे नाथूराम को उसके साथी नारायण आप्टे के साथ फांसी दी गई। यह फांसी पंजाब के अंबाला जेल में दी गई। आजाद भारत में दी जा रही यह पहली फांसी थी। उस समय की अंबाला जेल में मौजूद जस्टिस खोसला लिखते हैं, जैसे जैसे फांसी का दिन करीब आता गया, नाथूराम को अपने किए कारनामे पर पछतावा होने लगा। वह बार बार कहता कि उसे एक और मौका मिल जाए तो वह शांति का प्रचार करेगा। फांसी के दिन दोनों अभियुक्त अपनी कोठरी से बाहर लाए गए। दोनों के हाथ पीछे बंधे हुए थे। गोडसे आगे चल रहा था, वहीं आप्टे पीछे। गोडसे के पांव बीच बीच में लड़खड़ा रहे थे। वह बेहद घबराया हुआ था। दोनों को फांसी पर चढ़ाने के लिए एक ही तख्ता बनाया गया था। गोडसे और आप्टे को अलग अलग खड़ा किया गया। दोनों के चेहरे काले कपड़े से ढक दिए गए। फिर जल्लाद तख्ते से उतरा और लीवर को खींच दिया। आप्टे तो तुरंत ही मर गया, लेकिन गोडसे देर से मरा। अचेतन होने के बहुत देर बाद भी उसके पैर कांपते रहे और वह अपना शरीर ऐंठता रहा। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या से लेकर हत्यारे नाथूराम के फांसी होने तक भारत की राजनीतिक इतिहास में कई दिलचस्प घटनाएं घटी, जिसका जिक्र बहुत कम होता है। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन था गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे। आखिर उसने गांधी की हत्या क्यों की? क्या गांधी की हत्या में सावरकर की भी कोई भूमिका थी? गांधी के बेटों ने ही नाथूराम को फांसी से बचाने की कोशिश क्यों की थी? गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? अंबेडकर ने गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से क्यों मुलाकात की थी? और आज भी एक तबका गोडसे को देशभक्त क्यों मानता है? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। बंबई और पूना रेलवे रूट के बीच कामशेट नाम का एक रेलवे स्टेशन है। इसी स्टेशन से 10 मील दूर एक गांव है, नाम उकसान। इसी गांव में 19 मई 1910 को नाथूराम पैदा हुआ था। नाथूराम के पिता का नाम विनायक गोडसे था। जब नाथूराम पैदा हुआ तो विनायक गोडसे के घर में जश्न का माहौल था। नाथूराम के पैदा होने से पहले विनायक गोडसे के घर में 3 और बेटे पैदा हुए, लेकिन वे बच नहीं पाए और बहुत कम समय में मर गए। बाद में किसी साधु ने नाथूराम के पिता विनायक को सलाह दी कि अब की जब उसके घर बेटा पैदा हो तो उस बेटे को वह बेटी की तरह पाले। विनायक ने ठीक ऐसा ही किया। जब नाथूराम पैदा हुआ तो उसका नाम रामचंद्र रखा गया, लेकिन कुछ ही महीने बाद लड़की बनाने के लिए उसके नाक में नथ पहना दी गई। बचपन में ही नाक में नथ होने के कारण रामचंद्र को नाथूराम के नाम से पुकारा जाने लगा, जो बाद में उसका नाम बन गया। बाद में नाथूराम के 3 और भाई हुए। इन्हीं भाइयों में से एक था गोपाल गोडसे, जो बाद में गांधी हत्या में नाथूराम का सहयोगी बना। गोपाल गोडसे ने बाद में गांधी वध और मैं नाम की एक किताब भी लिखी। गोपाल अपने भाई नाथूराम के बारे में लिखता है, नाथूराम किशोरावस्था में एक अच्छा तैराक था।
उसने एक बार कुएं में गिरे एक दलित बच्चे की जान बचाई थी, जिसकी वजह से उसे परिवार वालों ने खूब डांटा था। नाथूराम के पिता चाहते थे कि वह पढ़े लिखे और सरकारी क्लर्क बन जाए, लेकिन नाथूराम को अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वह मैट्रिक पास नहीं कर पाया। उसने 2 साल तक बढ़ई का काम भी सीखा, लेकिन जब उसके पिता का तबादला हो गया तो वह परिवार सहित रत्नागिरी चला आया। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में लिखते हैं, जब नाथूराम गोडसे रत्नागिरी पहुंचा तो उन्हीं दिनों विनायक दामोदर सावरकर को उम्र कैद की सजा से माफी मिली थी। माफी के लिए सावरकर ने अंडमान द्वीप से अंग्रेजों को पत्र भी लिखा था। सावरकर रिहा तो हो गए थे, लेकिन अंग्रेजी हुक्मरानों ने उन्हें रत्नागिरी में ही नजरबंद करके रखा था। रत्नागिरी पहुंचने के तीसरे दिन नाथूराम ने सावरकर से जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात ने नाथूराम के जीवन को बदल कर रख दिया। नाथूराम कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा से बेहद प्रभावित हुआ। नाथूराम कुछ समय के लिए सावरकर का सचिव भी रहा। सचिव रहते हुए ही उसने अंग्रेजी भी सीखी। साल 1933 में नाथूराम एक राजनीतिक दल में बदल चुके हिंदू महासभा में शामिल हो गया। साल 1938 में हैदराबाद में एक विरोध जुलूस में नाथूराम को गिरफ्तार कर लिया गया। वह पूरे 1 साल जेल में रहा। जब नाथूराम जेल से निकला तो वह पूना में हिंदू महासभा के कामों में पूर्णतः लग गया। साल 1944 में नाथूराम ने अग्रणी नाम से एक मराठी अखबार को निकालना शुरू किया, जिसके लिए सावरकर ने 15,000 रुपए उपलब्ध कराए थे। यह उस समय एक बड़ी रकम हुआ करती थी। इसी साल इस अखबार ने एक कार्टून छापा, जिसमें गांधी जी की तुलना रावण से की गई थी। साथ ही कार्टून नुमा गांधी के ऊपर तीर तानकर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े थे। हैरान करने वाली बात है कि इस कार्टून में गांधी के साथ साथ कई बड़े कांग्रेसी नेताओं के चेहरे भी थे। इन नेताओं में वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर और नेहरू जैसे नेता शामिल थे। इन सब के बावजूद भी अग्रणी अखबार को कोई खास लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। बाद में सांप्रदायिक रिपोर्टिंग करने के कारण अखबार को बंद करने का आदेश दे दिया गया। इस अखबार के बंद हो जाने के अगले ही दिन हिंदू राष्ट्र नाम से एक अखबार निकाला जाने लगा। इस अखबार में भी नाथूराम की अहम भूमिका थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस अखबार का अंतिम अंक 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या की खबर के साथ निकला। उसके बाद यह अखबार हमेशा के लिए बंद हो गया। साल 1934 से 1948 के बीच लगभग 6 दफा गांधी को मारने की साजिश की गई। गांधी को मारने की पहली कोशिश साल 1934 में पूना में की गई। गांधी इस हमले में बाल बाल बचे। गांधी की हत्या करने की आखिरी कोशिश 20 जनवरी यानी गांधी के शहीद होने से 10 दिन पहले मदन लाल पहवा ने की थी। गांधी 20 जनवरी की शाम भी प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे। तब पहवा ने गांधी पर बम से हमला किया, लेकिन यह बम गांधी से थोड़ी दूरी पर जाकर फटा। उसके 10 दिन बाद ही 30 जनवरी का दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे मनहूस दिन साबित हुआ। 30 जनवरी को गांधी रोज की तरह सुबह 3:45 बजे उठे। 6 बजे के आसपास उन्होंने गर्म पानी से नहाया और हल्का सा भोजन किया। उसके बाद गांधी को दोबारा नींद आ गई और वे सो गए। वहीं राजधानी दिल्ली के दूसरे कोने पुरानी दिल्ली स्टेशन के वेटिंग रूम में सोया नाथूराम गोडसे भी 30 जनवरी को सुबह ही जाग गया था। जब उसके दोस्त नारायण आप्टे और विष्णु करकरे वहां पहुंचे तो उसने मूंगफली खाने की इच्छा जाहिर की। बड़ी मुश्किल से नाथूराम के लिए मूंगफली का इंतजाम किया गया। शाम को गांधी से मिलने सरदार वल्लभ भाई पटेल बिरला हाउस आए। उन दिनों सरदार पटेल और नेहरू के बीच मतभेद चल रहे थे। पटेल इस बारे में गांधी से बात करने आए थे। गांधी और पटेल की बात देर तक चली, जिसके कारण गांधी की नियमित रूप से होने वाली प्रार्थना सभा में देर हो गई। इन सब के बीच नाथूराम गोडसे शाम 4:30 पर एक टांगा लेकर बिरला हाउस पहुंच चुका था। जैसे ही शाम 5:15 पर गांधी प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए बिरला भवन से निकले, नाथूराम भी गांधी की ओर बढ़ा। कोई कुछ समझ पाता तब तक नाथूराम ने 3 गोलियां गांधी की देह में उतार दी। पूरे बिरला भवन में अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर में सभी बड़े नेता बिरला हाउस पहुंचने लगे। देश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू भी रोते हुए बिरला भवन पहुंचे। बिरला भवन में गांधी के शरीर के आगे गीता का पाठ हो रहा था। मनुबेन गांधी अपनी डायरी में लिखती हैं, पंडित जी सरदार दादा की गोद में सर छिपाकर बिलख बिलख कर रो रहे थे।
बीच में पंडित जी ने मुझसे कहा, मनु और जोर से गीता पाठ करो, शायद बापू जाग जाएं। वैज्ञानिक सिद्धांतों की वकालत करने वाले पंडित का यह कहना सबको हैरान कर रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टरों ने गांधी को मृत घोषित कर दिया। पूरी दुनिया इस खबर से स्तब्ध हो गई। अगले दिन गांधी की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस अंतिम यात्रा में करीब 15 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। दुनिया की किसी शव यात्रा में आज तक इतने लोग कभी शामिल नहीं हुए। गांधी की हत्या की जांच करते हुए पुलिस अधिकारी नागरवाला ने सबसे पहले बंबई में सावरकर के घर पर छापा मारा। इस छापे में कोई 150 फाइलें और 10,000 कागजात जब्त किए गए। हालांकि सावरकर को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि सावरकर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रिय थे। अगर उनकी गिरफ्तारी होती तो हालात बिगड़ सकते थे। बाद में नागरवाला को ही गांधी हत्या की जांच कमेटी का प्रमुख बना दिया गया। इन्हीं के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी और जल्द ही पूरी कहानी खुल गई कि इस हत्या में कौन कौन शामिल था। 8 मई 1948 को राजधानी दिल्ली में एक विशेष फौजदारी अदालत का गठन किया गया जो इस मुकदमे की सुनवाई करने वाली थी। इस मुकदमे को ऐतिहासिक लाल किले में चलवाने का फैसला किया गया। भारतीय सिविल सेवा की जुडिशियल ब्रांच के वरिष्ठ जज आत्मचरण की अदालत में नाथूराम विनायक गोडसे, नारायण दत्तात्रेय आप्टे, गोपाल विनायक गोडसे, मदन लाल कश्मीरी लाल पहवा, विष्णु रामकृष्ण करकरे, दिगंबर रामचंद्र भटगे, शंकर किस्तैया, दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे और विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ 22 जून 1948 को यह मुकदमा शुरू हुआ। कोयनाड अल्सर्ट अपनी किताब वाई आई किल्ड द महात्मा अंडरस्टैंडिंग गोडसेज डिफेंस में लिखते हैं कि अंबेडकर नाथूराम के वकील से मिले थे और कहा था कि वह नाथूराम की फांसी को आजीवन कारावास में तब्दील करवा सकते हैं, लेकिन नाथूराम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इस पर अंबेडकर ने नाथूराम की तारीफ की थी। हालांकि इस घटना का जिक्र कोयनाड के अलावा और किसी ने कभी नहीं किया। नाथूराम और आप्टे को फांसी की सजा हो जाने के बाद कुछ गांधीवादी नेताओं ने एक मुहिम शुरू की जिसमें कहा गया कि गांधी मृत्युदंड के खिलाफ थे, इसलिए गोडसे और आप्टे को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इन गांधीवादी नेताओं में विनोबा भावे और जीवी मावलंकर जैसे लोग शामिल थे। बाद में इस मुहिम में गांधी जी के 2 बेटे मणिकलाल गांधी और रामदास गांधी भी शामिल हो गए। इन दोनों का भी यही कहना था कि नाथूराम गोडसे को फांसी की जगह आजीवन कारावास की सजा दी जाए। रामदास गांधी ने तो सीधे गोडसे को ही एक पत्र लिख दिया। 17 मई 1949 को लिखे अपने पत्र में रामदास गोडसे को लिखते हैं, एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने केवल मेरे पिता के नश्वर देह की ही हत्या की है और इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि मेरे लिए ही नहीं दुनिया भर के लाखों दूसरे लोगों के हृदयों में आज भी मेरे पिता की आत्मा राज करती है। हैरत है कि गोडसे ने इस पत्र का जवाब भी दिया और उसने महात्मा गांधी के बेटे रामदास गांधी को बहस के लिए लाल किले में आमंत्रित किया। रामदास विनोबा भावे और किशोरी लाल के साथ नाथूराम से बहस करने के लिए लाल किले में जाने के लिए तैयार भी हो गए। इसके लिए रामदास ने पंडित नेहरू को पत्र लिखा। नेहरू ने रामदास को गोडसे से ना मिलने की सलाह दी और कहा कि आखिरी फैसला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही करेंगे। सरदार पटेल ने 16 जून को इस मसले पर कड़ा रुख अपनाते हुए लिखा कि मुझे लगता है कि रामदास को गोडसे से नहीं मिलना चाहिए। मुझे रामदास गांधी का यह व्यवहार थोड़ा अव्यवहारिक लग रहा है, क्योंकि गोडसे ने एक भयानक अपराध किया है जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, ना कि उसके साथ शहीदों जैसा व्यवहार करना चाहिए। लाल किले के मुकदमे में 149 लोगों की गवाही हुई और हजारों पन्नों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। लंबी लंबी बहसें चलीं और आखिर में 10 फरवरी 1949 को सावरकर के अलावा सभी अभियुक्तों को सजा हुई। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम और नारायण आप्टे को फांसी देने का दिन निर्धारित किया गया। उस समय अंबाला जेल में जस्टिस खोसला मौजूद थे। जस्टिस खोसला ने लिखा, फांसी के बाद आप्टे तो तुरंत ही मर गया, लेकिन गोडसे देर से मरा। अचेतन होने के बाद भी उसके पैर कांपते रहे और देह ऐंठती रही। दोनों के शव का दाह संस्कार जेल के अंदर ही कर दिया गया। राख को घग्गर नदी में एक अनजान जगह पर बहा दिया गया। एक सवाल लेकिन अभी भी अधूरा रह गया कि क्या गांधी की हत्या में आरएसएस का कोई हाथ था?
इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन गांधी की हत्या के बाद गृह मंत्री पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि गांधी की हत्या के लिए वह सांप्रदायिक जहर जिम्मेदार है जिसे देश में कुछ संगठनों द्वारा फैलाया गया है। बाद में नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने 28 जनवरी 1994 को फ्रंट लाइन को दिए इंटरव्यू में कहा था, हम सभी भाई आरएसएस में थे, नाथूराम, दत्तात्रेय, मैं खुद और गोविंद। आप कह सकते हैं कि हम अपने घर में नहीं आरएसएस में पले बड़े हैं। आरएसएस हमारे लिए परिवार था। नाथूराम आरएसएस में बौद्धिक कारवा बन गए थे। नाथूराम ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में बोलते हुए कहा, और मुझे आपत्ति है गोडसे का नाम लेने के बारे में। श्री अय्यर विद्वान आदमी है, श्री अय्यर को सारे इतिहास का पता होना चाहिए, गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। गोडसे आरएसएस का विरोधी था। गोडसे आरएसएस की अखबार में आलोचना करता था और गांधी जी की हत्या की जांच हुई और दो बार जांच हुई और सब जांच में निकला कि उसका हत्या से आरएसएस का कोई संबंध नहीं था। क्या आप दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे भारत में सत्ता में आ रहे हैं? अभी हम गुजरात में जीते, कल हम नई दिल्ली भी जीत सकते हैं और हम गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं। आप कहेंगे ये आदर नहीं, ये दिखावा है। तब तो फिर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। तब तो हमारे और आपके बीच में कोई मिलन भूमि नहीं है। अगर अविश्वास इतना गहरा है तो फिर काय की आम सहमति? ब्रॉड कॉन्सेंसस का मतलब क्या है? ब्रॉड कंसेंसस इसी आधार पर हो सकता है कि भले ही विचारों में मतभेद हो मगर ईमानदारी पर उंगलियां उठाई जाए। गौरतलब हो कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद आजीवन संघ से जुड़े रहे। आज के समय में जब गांधी को दिवंगत हुए 78 साल हो गए हैं, तब भी देश का एक तबका गांधी के खिलाफ बयान देता है और गोडसे को देशभक्त साबित करने की कोशिश करता है। लगता है कि नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। जितना मैंने गोडसे के बारे में जाना है, जितना मैंने पढ़ा है, तो देखिए वो भी एक देशभक्त थे। लेकिन ये कुछ बयान थे जो गांधी के खिलाफ पिछले कुछ सालों में दिए गए हैं। अगर आज गांधी जीवित होते तो इन बयानों को सुनकर मुस्कुराते। जाते जाते अटल बिहारी वाजपेयी की कविता जो उन्होंने महात्मा गांधी पर लिखी थी, क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया अपावन, मंजिल भूले यात्रा आधी। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी वीडियोस देखें। इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।